महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफार्म पर एक डस्टबिन रखा हुआ है। वहां चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है और उस डस्टबिन के पास एक व्यक्ति खड़ा है। उसे देखकर लगता है कि वहां कोई भिखारी है, क्योंकि उसके लंबे लंबे गंदे उलझे बाल और मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े इस बात को साफ साफ दर्शाते हैं वह वहाँ इधर उधर घूम रहा है या फिर डस्टबिन के अंदर से कुछ खाने का सामान ढूंढ रहा है। वह डस्टबिन के अंदर से खाली बोतलें निकालता है और उनमें से बचे हुए लिक्विड को पीने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे दृश्य को एक रेलवे पुलिस का जवान दूर से देख रहा था, जिसकी ड्यूटी उसी प्लेटफार्म पर थी। जैसे ही वह व्यक्ति की यह हालत देखता है, वह रेलवे की कैंटीन पर जाता है और वहां से पानी की एक बोतल खरीद कर उस व्यक्ति को दे देता है। अब वह व्यक्ति उस बोतल को लेकर पूरी बोतल एक साथ ही पी जाता है। दोस्तों, पीने के बाद वह पुलिस के जवान का धन्यवाद करता है और कहता है, थैंक यू सो मच सर। जैसे ही पुलिस वाला उसके मुंह से यह अंग्रेजी के शब्द सुनता है और इतने अच्छे लहजे में उसे बोलते हुए देखता है, तो वह हैरान रह जाता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। पहले तो उसके मन में आता है कि शायद वह कोई सीबीआई अधिकारी है और किसी केस को सुलझाने के लिए इस तरह का भेष बनाए हुए हैं। लेकिन जब वह उसके शरीर को ध्यान से देखता है तो प्रतीत होता है कि जैसे वह पिछले 3-4 महीनों से भूखा है। इसके बाद वह अपने आप को रोक नहीं पाता और उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई, तुम कौन हो जो इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल लेते हो? उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया। मेरा नाम रुपेश है और मैं फलाने जगह का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और इसीलिए मैं इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यह सुनकर पुलिस वाला उससे पूछता है, अगर तुमने ग्रेजुएशन की है और पढ़े लिखे हो तो फिर इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? रुपेश ने जवाब दिया, इसके पीछे एक लंबी कहानी है जिसे सुनाने में थोड़ा समय लगेगा। यह सुनकर पुलिस वाला उसे स्टेशन के रेस्ट रूम में ले गया और वहां पहुंचने के बाद उसने रुपेश के लिए खाना मंगवाया और रुपेश खाना बैठकर खाने लगा। खाने के बाद पुलिस वाला बोला, अगर तुम्हें फ्रेश होना है तो हो सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहूँगा। अब पुलिस वाले के मन में रुपेश की कहानी जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। रुपेश ने खाना खत्म किया और फिर अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया, मेरे परिवार में बस मेरी माँ है। मेरे पिता का देहांत कई साल पहले किसी बीमारी के चलते हो गया था और अब मैं अपनी माँ का ही ख्याल रखता था। यह कहानी 2 साल पहले की है, यानी 2022 की, जब मैं अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था और मेरी माँ मेरी शादी की राह देख रही थी। वे मन ही मन बहुत खुश थी और सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो घर में एक बहू आ जाएगी और परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। फिर रुपेश ने आगे कहा, एक दिन मैं अपने गाँव से शहर गया। रुपेश की आंखों में पुरानी यादें उमड़ पड़ी थी। पुलिस वाला उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहा था। उसकी हर बात में दिलचस्पी और सहानुभूति के साथ रुपेश ने बताया, मेरा गांव शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। एक दिन मुझे घर के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी तो मैं शहर के बाज़ार में एटीएम से पैसे निकालने लगा। पैसे निकालने के बाद मैं अपने गांव लौटने के लिए किसी सवारी का इंतज़ार करने लगा। मैं गांव के रास्ते पर खड़ा था और किसी बाइक या ऑटो कार का इंतज़ार कर रहा था। कई गाड़ियों को रोकने का इशारा किया लेकिन कोई नहीं रुका। तभी मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखी तो मैंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया तो गाड़ी रुक गई और मैंने उनसे लिफ्ट मांगी। उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी में बैठते समय मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ी आगे जाकर अपने गांव के पास उतरना है। रुपेश ने आगे बताया, जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि उनमें 3 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। वो एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे जो ना हिंदी थी ना ही अंग्रेजी। मुझे वह भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वे बैठे बैठे कुछ खा भी रहे थे और फिर उन्होंने खाने की चीज़ों में से कुछ मेरी तरफ इशारा करते हुए मेरी ओर बढ़ाया। रुपेश ने अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रोका, मानो उसे कुछ और याद आ गया हो।
पुलिस वाला उसकी कहानी में पूरी तरह खोया हुआ था और वह जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ। रुपेश ने आगे बताया, उन्होंने खाने का सामान मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने उनमें से थोड़ा सा खा लिया और जैसे ही मैंने वह खाना खाया थोड़ी ही देर में मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। फिर अचानक से मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को एक गंदी और बदबूदार टॉयलेट में बंद पाया। वहाँ से बहुत ही बुरी दुर्गंध आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कहाँ लाकर बंद कर दिया गया है। मेरे पास ना ही वह पैसे थे जो मैंने एटीएम से निकाले थे, ना मोबाइल फ़ोन था और ना ही कोई पहचान पत्र। मैं घबरा कर चिल्लाने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कहाँ बंद हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने और ज़ोर शोर मचाया तो कुछ देर बाद एक व्यक्ति बाहर आया। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही गुस्से में मुझ पर टूट पड़ा। उसने मुझ पर हमला किया और मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह तब तक मुझे मारता रहा जब तक कि मैं दर्द से बिलखने नहीं लगा। रुपेश की आंखों में उस खौफनाक पल की छवि साफ झलक दिखाई दे रही थी और पुलिस वाला उसकी कहानी सुनते हुए गंभीरता से सोच में पड़ गया था। जब तक वह चुप नहीं हो जाता रुपेश उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह व्यक्ति किसी ऐसी भाषा में बात कर रहा था जो रुपेश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। रुपेश थक कर चुप हो जाता है। तब वह व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब रुपेश बहुत ही परेशान हो जाता है कि वह कहाँ है और यह लोग कौन है जिनकी भाषा भी वह नहीं समझ पा रहा है। वह इसी उलझन में था तभी एक बार फिर से वही टॉयलेट का दरवाज़ा खुलता है। अब उस व्यक्ति के हाथ में एक इंजेक्शन था जिसे वह रुपेश को लगा देता है। जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया जाता है रुपेश फिर से बेहोश हो जाता है। इस बार जब उसकी आंखें खुलती है तो शाम का समय हो चुका होता है और वह खुद को एक खाली से कमरे में बंद पाता है। भूख भी लग रही थी तो वह दरवाज़ा खटखटा कर जोर जोर से कहने लगता है कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर जो लोग उसे बंद करके रखे हुए थे वे दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ कहते हैं रुपेश उनकी भाषा नहीं समझ पाता और वे भी रुपेश की बात नहीं समझ पाते। इस वजह से वे लोग गुस्से से रुपेश को पीटने लगते हैं और उसका मुंह बंद कर देते हैं। रुपेश सहम कर चुपचाप कमरे में बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा फिर खुलता है और उसके लिए थोड़ा सा खाना लाया जाता है। रुपेश उस खाने को खाता है लेकिन उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था। वह बार बार सोचता है कि वह आखिर कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँच गया। रुपेश को सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था, लेकिन जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सब हकीकत थी। थोड़ी देर के बाद एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है और वही व्यक्ति और एक इंजेक्शन लेकर रुपेश के पास आता है और उसे नशे का इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही रुपेश पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और कमरे के फर्श पर बेसुध पड़ा रहता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कुछ लोग वहां आते हैं और रुपेश को ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं जहां उसके जैसे कई और लोग भी मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद रुपेश को भी उन सब के साथ काम करना पड़ता है। उन लोगों की कड़ी निगरानी में सभी मजदूर काम कर रहे थे ताकि कोई भाग ना सके। रुपेश ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि वहां पर बाकी सभी लोग भी शायद इसी तरह से लाए गए थे। दिन में वह वहां मजदूरी करता और शाम होते ही उसे फिर से उसी कमरे में वापस लाकर एक और इंजेक्शन देकर सुला दिया जाता। इस तरह से दिन पर दिन बीतने लगे। काम करते हुए रुपेश को लगभग 2 साल हो चुके थे और इस दौरान जो इंजेक्शन उसे दिए जा रहे थे उनका असर अब कम होने लगा था। 2 साल के भीतर उसे यह समझ में आ गया था कि अगर वह चुपचाप और बिना किसी विरोध के काम करता रहे तो उसे लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब वह यह जान चुका था कि अगर वह शोर मचाएगा या विरोध करेगा तो ही वे लोग उसे पीटते हैं, इसलिए उसने चुपचाप उनके अनुसार काम करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से लोग अब उस पर कम ध्यान देने लगे थे। जैसे जैसे इंजेक्शन का असर कम होने लगा, एक रात रुपेश की आंखें अचानक खुल जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि जिस कमरे में उसे बंद किया गया था उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। यह अवसर देख रुपेश ने चुपके से वहां से निकलने का फैसला लिया।
क्योंकि उन लोगों के पास और भी नए लोग थे जिन पर वे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और उन्हें नियंत्रित करने में व्यस्त थे। वे यह सोच रहे थे कि अब रुपेश उनके पास स्थायी रूप से रहेगा, लेकिन रुपेश ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और चुपके से वहां से भाग निकला। अब रुपेश सोचने लगा था कि वह कहां जाए, क्योंकि उसे इस अजनबी जगह से कोई भी परिचित नहीं था। जैसे ही वह वहां से भागता है, वह पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है, लेकिन वह जगह उसे बिल्कुल भी परिचित नहीं लग रही थी। चारों ओर से ऐसे बोर्ड दिख रहे थे जिन पर अजनबी भाषा लिखी हुई थी, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे एक ट्रेन की पटरी के पास पहुंच जाता है। रुपेश ने देखा कि ट्रेन की पटरी पर चलने से शायद वह किसी स्टेशन तक पहुंच सकता है और वहां से कोई ट्रेन पकड़कर अपने इलाके तक जा सकता है। चूँकि वह पढ़ा लिखा था, उसे ट्रेन की पटरी का अनुसरण करने का ख्याल आया। वह पटरी के साथ साथ चलता गया और आखिरकार एक स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि वह भारत के किसी दूसरे हिस्से में है, जहां की भाषा और बोली पूरी तरह से अलग थी। वहां के लोग भी उसे अजनबी लग रहे थे। स्टेशन पर भी अपनी भाषा में कोई भी उसे नहीं मिला और कोई भी उसकी बात नहीं समझ पा रहा था। यह देखकर रुपेश तय करता है कि वह यहाँ से ट्रेन पकड़कर अपने इलाके वापस जाने की कोशिश करेगा, लेकिन रुपेश के पास पैसे नहीं थे और यह समस्या उसके लिए एक और बड़ी चुनौती बन गई थी, क्योंकि बिना पैसे के वह रेल यात्रा कैसे कर सकता था। फिर भी उसने यह तय किया कि उसे इस खतरनाक जगह से निकलना होगा। वह जानता था कि अगर उन लोगों को यह पता चल गया कि वह भाग गया है, तो वे उसे ढूंढने के लिए इधर उधर जरूर आएंगे। अगर वे फिर उसे पकड़ लेंगे तो उसके साथ क्या होगा यह उसे बखूबी समझ में आ गया था। इसलिए उसने एक ट्रेन में चढ़ने का निर्णय लिया। ट्रेन में चढ़ने के बाद वह कई बार टॉयलेट में सोता और कभी सीट के नीचे तो कभी कहीं, और जैसे तैसे करके सफ़र करता गया। जब भी उसे भूख लगती, वह किसी न किसी स्टेशन पर उतरकर वहां के कुछ फूड स्टॉल से कुछ खाने का जुगाड़ कर लेता। वह खाना ढूंढता और खाता, बिना किसी को यह एहसास होने दिया कि वह एक कष्टकारी स्थिति में है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजते हुए धीरे धीरे वह नागपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रुपेश को बहुत जोर की भूख लग रही थी। वह स्टेशन के पास एक डिब्बे के पास गया और उनमें से कुछ खाने की कोशिश करने लगा। डिब्बे में रखी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें थी, जिन्हें उसने खोला और उनमें से बची हुई कोल्ड ड्रिंक्स पीने की कोशिश की। यह देखकर एक रेलवे का जवान जो पास से ही गुजर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रुपेश से उसकी पूरी कहानी सुनता है और यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रुपेश के साथ जो हुआ था वह बहुत ही दर्दनाक था। रुपेश ने जब अपनी पूरी कहानी बताई तो पुलिस वालों को भी उसकी स्थिति को लेकर गहरी संवेदना हुई। रेलवे पुलिस का जवान रुपेश से पूछता है, क्या तुम्हें अपने घर का नंबर याद है? रुपेश थोड़ी देर चुप रहता है और फिर वह बताता है, मेरे घर पर मेरा फ़ोन था, लेकिन उन लोगों ने वह फ़ोन मुझसे छीन लिया था। अब मैं उस नंबर को याद नहीं कर सकता और मेरी माँ भी अनपढ़ है, तो वह भी मुझे उस नंबर को नहीं दिलवा सकती। लेकिन फिर वह अपनी याददाश्त पर जोर डालता है और उसे अपने ससुराल के लड़के का नंबर याद आ जाता है। इस पर रेलवे पुलिस के जवान ने अपना फ़ोन निकाला और उस नंबर को मिलाने की कोशिश की। जैसे ही वह नंबर डायल करता है, रात का समय हो चुका था और रुपेश के ससुराल के लड़के गौरव का फ़ोन लगता है। जब पुलिस वाला गौरव को फ़ोन करता है तो वह रुपेश कुमार के बारे में पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? गौरव जवाब देता है, हाँ साहब, वह मेरा भाई है, लेकिन काफ़ी दिनों से वह गायब था। हमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी पुलिस में दे दी थी। अब आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस वाला बताता है, यहाँ रेलवे स्टेशन पर हमें एक आदमी मिला है जो खुद को रुपेश कुमार बता रहा है। इसके बाद पुलिस वाला फ़ोन रुपेश को देता है ताकि वह गौरव से बात कर सके। रुपेश और गौरव की बात सुनकर दोनों को समझने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि फ़ोन पर बात करना कठिन था। तभी पुलिस वाला वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल के जरिए दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं। गौरव थोड़ी देर ध्यान से देखता है, फिर धीरे धीरे उसे पहचान में आता है कि यह वास्तव में उसका भाई रुपेश कुमार है।
वह तुरंत पुलिस वालों को बताता है, हाँ साहब, यह मेरा भाई रुपेश ही है। इस पर दोनों भाई कुछ समय तक बातें करते हैं और इसी बातचीत के दौरान रुपेश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं गौरव की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर भावुक हो जाता है। आंसू रुपेश और गौरव की आंखों से इस वजह से बह रहे थे कि 2 साल बाद वह व्यक्ति जिसे उनके परिवार ने मरा हुआ समझ लिया था, वापस लौट आया। रुपेश को वापस पाकर उनका परिवार बहुत खुश था। अगले दिन पुलिस वाले रुपेश को उसके घर ले जाते हैं। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है और अपनी मां से मिलता है, उसकी मां उसे देखकर ही रोने लगती है और तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। वह पुलिस वालों के पैरों में पड़कर कहती है, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे बेटे को वापस ले आए। इसके बाद वहां पर कुछ कागजी कार्यवाही की जाती है और जब वह पूरी हो जाती है तो रुपेश कुमार अपने घर में अपनी मां के साथ फिर से रहने लगता है। उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से संजीवनी दी थी और अब वह अपने पुराने जीवन की ओर लौट आया था। जैसे ही इस बात की खबर पूरे गांव में फैलती है तो लोग उससे मिलने के लिए आने लगते हैं। सभी लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वह किस तरह से वहां से भाग कर आया। रुपेश अपनी पूरी कहानी गांव वालों को सुनाता है और बताता है कि कैसे उसे उन लोगों ने बंधक बना लिया था, किस तरह से उनके जाल से निकलने में सफल हुआ और उनसे अपना जीवन कैसे दोबारा शुरू किया। वह सभी को यह समझाता भी है कि कभी भी किसी अजनबी के जाल में ना फंसे और अपनी आंखें खुली रखे। वह अपने अनुभवों से सभी को सावधान करता है और बताता है कि किसी भी परिस्थिति में अपनी उम्मीदें नहीं खोनी चाहिए। रुपेश ने जब अपनी कहानी सुनाई तो वह सभी को यह सिखाते हुए कहता है, अनजान गाड़ी में इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। मैंने तो यह सोचा था कि मेरा गांव सामने ही है, तो यह लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए, जिनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। वह यह भी बताता है कि कैसे उसने बिना सोचे समझे उस गाड़ी में चढ़ने का निर्णय लिया और इस वजह से उसे 2 साल तक दर्द और संघर्ष का सामना करना पड़ा। पुलिस वाले भी उससे और जानकारी लेने के लिए पूछताछ करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह कहाँ गया था और वह जगह कैसी थी। हालांकि रुपेश को ज़्यादा कुछ याद नहीं था। जो कुछ भी उसे याद था उसने पुलिस को बताया और पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी हुई थी और उनका उद्देश्य था कि ये यह पता करें कि क्या और लोग भी उन लोगों के द्वारा बंदी बनाकर रखे गए थे। अगर ऐसा था तो वे उन लोगों को भी छुड़ा सके। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही चल रही थी और रुपेश अपनी मां के साथ अपने घर में हंसी खुशी रह रहा था। वह अब अपनी कहानियाँ सबको सुनाया करता था और हर कहानी में एक बड़ी सीख छिपी होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।